Hello students, so today we are going to study about the nitrogen cycle. But before we starting our next topic in the microorganisms chapter, let's see what is we have earlier studied. Okay. So we have already studied what is the microorganisms definition. We have already studied what is the types of microorganism. There are many students who have done the project of types of microorganisms. So congratulations to all of them. We are giving you the appreciation certificate in a very short time. So till then, be ready for it. Okay, now we are going to study about what is the micro. We have already studied about what is the microorganism, types of microorganism. Also, we have seen the types of microorganisms like what are types of bacteria, types of fungi, types of algae, types of protozoa. Then we have studied what is the viruses and types of viruses, and we have studied about the COVID-19 virus. ओके एज वी हैव ऑलरेडी नोट व्हाट इज द कोविड-19 वायरस भी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी करके पहले देख ली हैं. फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच में कौन सा रिलेशनशिप है. तो कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हम लोगों के फ्रेंडली बिहेवियर के लिए काम करते हैं, हम लोगों को एज अ फ्रेंड हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई भी चीज़ को काम करने के लिए. सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जो हमारे लिए काम करते हैं. हम लोगों ने स्टडी किया था कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हम लोगों को हेल्प कैसे करते हैं. एज दे आर हेल्प इन अवर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, दे आर हेल्पिंग अस इन अ प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, इन अ ब्रेड, इन अ केक ऑल्सो. दे आर ऑल्सो हेल्प इन द क्लीनिंग द एनवायरमेंट इन द लाइक दिन breaking down the organic waste into the harmless and usable substances. So that is how the microorganisms are useful to us. Also they are using in our day-to-day life like preparation of medicines, and we are using that medicines into the lots of disease curing. Okay. सो मेकिंग ऑफ कर्ड और ब्रेड के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कर्ड और ब्रेड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करते हैं. कॉमर्शियल यूज़ जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अल्कोहल बनाने में कैसे करते हैं. फिर मेडिसिनल जो यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो कैसे होता है. वैक्सीन क्या होती है, और वैक्सीन के बाद हम लोगों ने देखा था कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं. सो दैट इज़ वी ऑलरेडी स्टडीड कि एंटीबॉडीज़ और एंटीबॉडीज़ का रेफरेंस में हम लोगों ने वैक्सीन की स्टडी किया था. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सॉइल की फर्टिलिटी अगर मुझे इंक्रीज करनी है तो वो मैं बैक्टीरिया की हेल्प लेके मैं कैसे कर सकता हूँ. तो उसके बाद हम लोगों ने एक डेफिनेशन देखी थी कि भाई पैथोजेंस जो है, तो पैथोजेंस क्या है. सो सच अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, पैथोजेंस कहेंगे. ओके जनरली तो ये पैथोजेंस की स्टडी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ये नाम बहुत ही बार बार सुन रहे होंगे अभी कोविड-19 के रेफरेंस में कि भाई एंटीबॉडीज़ के बारे में सुन रहे होंगे, फिर पैथोजेंस के बारे में सुन रहे होंगे, फिर वैक्सीन के बारे में सुन रहे होंगे. तो वैक्सीन क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, ये सारी स्टडी की. और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन के ऊपर प्रोजेक्ट भी किया था, और वो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट था. उसके ऊपर से हम लोग आप लोगों को एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं. थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों को एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा वर्चुअली आपके व्हाट्सएप के ऊपर. ओके तो ये भी हम लोग कर रहे हैं काम, और जिन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. फिर हम लोगों ने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते हैं. उसके बाद फूड पॉइजनिंग देखा था कि भाई फूड पॉइजनिंग है तो वो हमारी तबीयत ख़राब कैसे हो जाती है. अगर बिगड़ा हुआ खाना अगर हम लोग खा लें तो हमारी जनरली जो तबीयत होती है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर जो फूड है वो ख़राब हो जाता है तो हम कैसे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. How can we preserve our food? By using the different types of method, like we using the preservatives of the chemical method. Also we are using the common salt by prevention method. Also we are using the sugar for the prevention method. Also we are using the oil and vinegar for the prevention. ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम फूड का प्रिवेंशन कर सकते हैं. आज हम जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का. जनरली ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन साइकिल. Explain the nitrogen cycle. So let's see first what is the basic diagram of the nitrogen cycle. तो जनरली 78% हमारा जो पोर्शन है वो हमारा क्या है, नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है. क्योंकि जनरली 78% जो है वो हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर. तो उस नाइट्रोजन को हम लोगों को क्या करना है कि उस नाइट्रोजन की साइकिल की हम लोगों को क्या करनी है, स्टडी करनी है कि भाई जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से कहाँ पर जाता है. तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो 78% प्रेजेंट है. तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, तो वो ज़मीन में जाएगा.
ज़मीन में कैसे जाएगा? तो ज़मीन में जनरली बारिश होगी तो क्या होगा कि बारिश के साथ साथ 78% जो नाइट्रोजन जो है वो कहाँ पर जाएगा? जैसा कि हम लोगों को पता है कि 78% जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है वो कहाँ पर आएगा? तो सबसे पहले वो बारिश के थ्रू कहाँ पर जाएगा? ज़मीन के अंदर जाएगा। और ज़मीन के अंदर जाएगा और ज़मीन की जो नाइट्रोजन की जो पोटेंशियलिटी है वो क्या करेगा? वो बढ़ाएगा, क्योंकि ज़मीन को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस में क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो वो जनरली जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू कहाँ पर जाएगा? ज़मीन के अंदर जाएगा। और ज़मीन के अंदर से फिर कहाँ पे आएगा? प्लांट में आएगा। और फिर प्लांट में से धीरे धीरे होके सारे बैक्टीरिया जो होंगे वो उसको कहाँ पर डिकम्पोज करेंगे? वो उसको करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर फिर से डिकम्पोज करेंगे। सो लेट्स सी, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि जो नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से कहाँ पर जाता है, किस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, और किस प्रोसेस की वजह से हमारा जो नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होता है। जनरली हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो सबसे पहले आएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी और फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया होंगी, ब्लू ग्रीन अलगी होंगी, तो वो क्या करेगी? नाइट्रोजन को फिक्स करेंगी। ओके, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन अलगी जो है वो अंदर एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। फिर उस एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन को जो फिक्स हुआ है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स। फिर वो बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या करेंगे? वो जो फिक्स हुआ नाइट्रोजन जो है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? जनरली उसको वो कन्वर्ट करेंगे फिर नाइट्रोजनियस कंपाउंड के अंदर। फिर वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड जो है वो कहाँ पर जाएगा? हमारे सॉइल के अंदर, यानी कि हमारी ज़मीन के अंदर। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, जैसे कि मैंने बोला कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि ज़मीन में हमें कैसे भी पहुँचाना है नाइट्रोजन को। तो जनरली कैसे हुआ? तो भाई सबसे पहले एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन था वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को किसने यूज़ किया? तो भाई ब्लू ग्रीन अलगी थी, बैक्टीरिया थे। उन लोगों ने क्या किया? उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया। उस फिक्स हुए फिर वो बैक्टीरिया में वो नाइट्रोजन चला गया होगा, तो वो बैक्टीरिया जो है उसने क्या किया कि नाइट्रोजनियस कंपाउंड बनाया। और वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड अभी कहाँ पर गया है? तो वो अभी सॉइल के अंदर गया। अब सॉइल में से वो कहाँ पर जाएगा? तो सॉइल में से वो जाएगा, जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? अभी सारे कंपाउंड्स को गैसियस नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अभी ज़मीन के अंदर भी जो होंगे वो डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरियाज तो प्रेजेंट होंगे ही ना। तो वो बैक्टीरिया जो होंगे जो डिकम्पोज कर रहे होंगे वो डिकम्पोज करके फिर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या रिड्यूस करेंगे, या तो फिर क्या वहाँ पर देंगे? तो वो भी क्या देंगे? गैसियस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर के अंदर डालेंगे। जनरली इस प्रोसेस को हम इजीली भी समझ सकते हैं। लाइक सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स किसने किया? तो बैक्टीरिया ने। वो बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हुआ? नाइट्रोजेनियस कंपाउंड। वो नाइट्रोजेनियस कंपाउंड कहाँ पे गया? सॉइल में। और वो सॉइल में से डिकम्पोज करके बैक्टीरिया ने फिर से गैसियस नाइट्रोजन को कहाँ पे छोड़ दिया? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जनरली पहली जो साइकिल है वो इजीली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसके बाद नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे से सॉइल में गया और वहाँ पे से गैसेस नाइट्रोजन के अंदर गया। अब सेकेंड जो साइकिल आप लोगों को दिख रही है वो समझ लेते हैं हम लोग कि सेकेंड साइकिल के अंदर क्या है कि भाई एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पे गया? तो वो लाइटनिंग फिक्सिस नाइट्रोजन, यानी कि जो हम लोगों ने रेन के बारे में बात की थी कि भाई जो रेन है वो रेन के थ्रू वो सीधा कहाँ पे जाएगा? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जाएगा। और फिर तो हम लोगों को पता ही है कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल में से जाएगा तो उसको जो बैक्टीरियाज है वो क्या करेंगे? डिकम्पोज करके फिर एटमॉस्फेयर के अंदर फिर से वो जो है हम लोगों को ज़मीन में कैसे भी अगर नाइट्रोजन पहुँच गया तो ये एक तो जो जरिया है वो कौन है? वो बैक्टीरिया और या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसके जरिया है। एक जो जरिया है वो क्या है? हमारा रेन जो है वो। और दूसरा जो है वो क्या है कि मान लो कि ज़मीन के अंदर जो प्लांट्स हैं, क्रॉप प्रोडक्शन जो हुआ है, मेरा क्रॉप जो ग्रो हुआ है, तो वो क्रॉप के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन में क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन आ जाएगा, क्योंकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है। तो न्यूट्रिशंस जो मिलेंगे उस न्यूट्रिशंस के अंदर क्या होगा? मतलब न्यूट्रिशंस में जो प्लांट है वही प्लांट ही ग्रो होंगे, तो नाइट्रोजन की वजह से प्लांट में भी आएगा। और वो प्लांट को कौन खाएगा? एनिमल खाएगा। और एनिमल्स जो है वो नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सर्शन एंड डेथ, यानी कि वो जो अपना कचरा निकालते हैं
एक्सर्शन की प्रोसेस के थ्रू। तो वो एक्सर्शन की प्रोसेस के थ्रू जो कचरा निकालते हैं या तो फिर उसकी उसकी डेथ हो जाती है एनिमल की, तो उसके एनिमल वेस्ट से भी या तो फिर डेथ से भी क्या निकलता है, नाइट्रोजेनियस कंपाउंड निकलता है, और वो किसके अंदर घुल मिल जाता है, फिर से ज़मीन के अंदर। और फिर से अगर ज़मीन के अंदर घुल मिल गया तो फिर से जो बैक्टीरियाज होंगे, पैथोजेंस होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, वो क्या करेंगे, उस गैसेस इस नाइट्रोजन को फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर ले आएंगे। ओके, तो जनरली आप लोग इसमें से 3 प्रोसेसेस को याद रख सकते हो कि भाई एक तो जो है वो बैक्टीरिया हमारा जरिया है ज़मीन के अंदर पहुंचाने का, एक जो है वो कौन है, रेन है। ये दोनों पहुंचाती कहाँ पर है, तो ये दोनों पहुंचाती है सॉइल के अंदर। ओके, तो सॉइल के अंदर एक बार अगर मेरा नाइट्रोजन जो है वो पहुंच गया तो उसमें से दो तरीके से बाहर निकल सकता है। एक जो है वो प्लांट के थ्रू नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में से बाहर निकलेंगे, एक जो है वो कहाँ से बाहर निकलेंगे, एक तो प्लांट में से बाहर निकलेंगे और दूसरा कहाँ से बाहर निकलेंगे, बैक्टीरियाज के थ्रू बाहर निकलेंगे। जो बैक्टीरियाज के थ्रू बाहर निकलेगा नाइट्रोजन वो गैसियस फॉर्म में होगा, तो वो सीधा ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। अब जो प्लांट के थ्रू निकलेगा बाहर, वो प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल खाएगा, और एनिमल्स जो है वो फिर डेथ होगी या तो फिर अपना कचरा निकालेंगे, वेस्ट निकालेंगे ज़मीन के ऊपर। उसमें कौन से जो फॉर्म्स होंगे उसमें होंगे नाइट्रोजेनियस वेस्ट होंगे, तो वो भी फिर से किस में घुल मिल जाएंगे, ज़मीन के अंदर, क्योंकि उसकी जो डेड बॉडी होगी या तो फिर उसका जो कचरा होगा वो किस में आएगा, सीधा ज़मीन के ऊपर आएगा। ओके, तो जनरली नाइट्रोजन साइकिल जो है, अब हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कैसे हम लोगों को समझनी है। तो जनरली मैंने बोला है, वैसे आप लोग याद रख सकते हो। जनरली बहुत ही ईजी प्रोसेस है, सिर्फ 2 ही स्टेप्स मेन जो है वो याद रखने हैं। एक तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है वो कैसे पहुंचता है ज़मीन के अंदर, और ज़मीन में से कैसे बाहर निकलता है, दैट इज़ अवर मेन साइकिल। कि भाई ज़मीन में पहुंचता कैसे, या तो रेन के थ्रू पहुंचता है या तो फिर बैक्टीरियाज के थ्रू पहुंचता है। तो जो बैक्टीरियाज के थ्रू पहुंचता है वो भी बाहर निकलता है, तो बैक्टीरियाज डिकम्पोज करके उसको नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं, या तो फिर रेन के थ्रू पहुंचता है तो वो भी किस तरह से बाहर निकालते हैं। ओके, लेट अस सी इन द ब्रीफ कि भाई क्या है। तो नाइट्रोजन जो है वो 78% प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ऐसा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कितने परसेंटेज वॉल्यूम जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। Nitrogen is important from life process in all living organism, but free nitrogen cannot be directly assimilated by the living cells. तो जो हमारा जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते जनरली। ओके, तो उसको यूज करने के लिए हम लोग या तो कोई भी नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो फिर प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसका नाइट्रोजन का यूजेस कर सकते हैं। नाइट्रोजन हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूट्रिशंस जो हम लोगों को मिलते हैं वो न्यूट्रिशंस के अंदर प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के अंदर भी नाइट्रोजन के कंटेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट, तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन का कंटेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जनरली नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, इन सॉइल नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज अ नाइट्रेट्स। सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रेट्स कहेंगे। ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नाइट्रेट्स। Okay, so what is a nitrate? That in nitrogen is present in the soil and this nitrogen is called as a nitrates. Okay, जो जमीन के अंदर पड़ा हुआ नाइट्रोजन है उसको हम जनरली क्या कहेंगे, नाइट्रेट्स कहेंगे। Okay, in the soil nitrates are formed by the action of nitric acid on the mineral present in the soil. Nitric acid is formed. तो जनरली जो सॉइल नाइट्रेट्स जो है वो कैसे बनते हैं, तो नाइट्रिक एसिड से कन्वर्जन होके फिर सॉइल के अंदर क्या बनेगा, नाइट्रेट्स बनेंगे। ओके, तो नाइट्रिक एसिड वहाँ पर कैसे पहुँचेगा, तो नाइट्रिक एसिड मतलब क्या, नाइट्रोजन से बना हुआ एसिड। ओके, तो नाइट्रोजन से बना हुआ एसिड कैसे आएगा, तो जब भी रेन आएगी तो रेन के साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट के साथ साथ नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, कोलैब हो जाएगा, और वो कोलैब हुआ नाइट्रोजन किसके अंदर जाएगा, ज़मीन के अंदर जाएगा। तो जनरली नाइट्रिक एसिड जो है वो कहाँ पे पहुँचा, ज़मीन के अंदर पहुँचा। फिर ज़मीन के जो मिनरल्स या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस नाइट्रिक एसिड का किस में कन्वर्जन करेंगे, नाइट्रेट्स में कन्वर्जन करेंगे। तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होता है उससे क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। नाइट्रेट्स आल्सो कम इनटू द सॉइल फ्रॉम द डिके ऑफ द डेड एनिमल्स एंड द प्लांट्स। तो दूसरी किस तरह से नाइट्रेट्स बनते हैं, तो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली जो साइकिल देखी थी उसमें बात की थी कि भाई एनिमल या प्लांट सड़ जाते हैं, फिर उसके ज़मीन में गल जाते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, नाइट्रोजन का वेस्ट निकलता है, और वो नाइट्रोजन के वेस्ट से भी क्या बनता है, नाइट्रेट्स बनता है। ओके,
तो ये सारी प्रोसेसेस है, आप लोग देख सकते हो। ये सारी प्रोसेस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दी है। ओके कि भाई नाइट्रोजन साइकिल के अंदर कौन कौन सी चीज़ है। फिर भी आप लोग अगर लिखना चाहो तो ये आप स्लाइड में से लिख सकते हो। ओके, टुडे इज योर क्वेश्चन इज इन होमवर्क दैट एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल विथ इट्स डायग्राम। ओके, जनरली एक और स्लाइड है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि भाई नाइट्रोजन साइकिल प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे काम करती है, जो कि बहुत इजी। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली है। ओके, तो जो नाइट्राइट्स है, नाइट्राइट्स है और नाइट्राइट्स है, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी कि भाई जो जनरली नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर के जो एमोनियम होते हैं वो एमोनियम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो नाइट्राइट्स के अंदर जो कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस है उसको हम जनरली क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। ओके, मतलब ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हम लोगों ने पहली स्लाइड के अंदर बात की थी कि भाई जनरली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, तो वो ज़मीन के कंपाउंड्स को बनाते हैं, ना तो न्यूट्रिशंस बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन बढ़ाते हैं। तो वो जो प्रोसेस हुई उस प्रोसेस को हम जनरली क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहेंगे। ओके, सो टुडेज योर होमवर्क इज राइट द, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल विथ इट्स डायग्राम। तो जनरली आप लोगों को इसमें डायग्राम जो ड्रॉ करना है वो ये ड्रॉ नहीं करना है, ये तो सिर्फ आप लोगों की सिर्फ देखने के लिए है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ होता है। ओके, जनरली आप लोगों को जो डायग्राम ड्रॉ करना है वो ये है जो हम लोगों ने पहले देखा था, ये वाला जो है वो हम लोगों को ड्रॉ करना है। ओके, so that's it for today. This is your lecture and this is the final topic of your chapter. Next chapter we are going to start in the science portion is the sound. Okay, that's it for today. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me in the WhatsApp, you can contact me on the Instagram also. Okay, thank you so much for watching this lecture.